जय हिंद डॉक्टर्स। कल आपकी 2 एक्स्ट्रा मेन क्लास है, 2:15 AM टू 4:15 2:15 PM 2:15 PM टू 4:15 PM साकार ग्राउंड फ्लोर रूम नंबर 3 मोहित सर लेंगे, एंड 4:30 PM टू 6:30 PM साकार ग्राउंड फ्लोर रूम नंबर 3 डीपी सर लेंगे। एलटी वाली चलेगी क्लास। कहां तक पढ़ाया था? फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास में अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू कर दिया था, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपन ने यह देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन अप्लाई किसके लिए करते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी होती हैं। किसकी प्रॉपर्टी होती है? सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी होती है। और डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए अपन अप्लाई करते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कैसा होना चाहिए? जिसमें सॉल्यूट क्या हो? सॉलिड नॉन वॉलेटाइल हो, सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड वॉलेटाइल हो। उन सॉल्यूशंस के लिए अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, ना कि उनके नेचर और आइडेंटिटी पे डिपेंड करे, ठीक है। और लास्ट क्लास में अपन ने 2 एग्जांपल देखे थे, और दोनों एग्जांपल में अपन ने ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन कहां ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है? रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन अपन को कौन देता है? कंसंट्रेशन टर्म। तो लास्ट क्लास में अपन ने एक पॉइंट कंक्लूड कर लिया था कि अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा ज्यादा तो उसमें रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी होंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ऑब्जर्व होगी ज्यादा, ठीक है। कुल मिलाकर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने सिलेबस में है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे अपन, दैट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर अपन ने कहीं पढ़ रखी है, कहां पे? रॉल्स लॉ केस 2, है ना। एक बार देख लेते हैं। वैसे तो अपन ने पढ़ रखी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको प्यार से बोलेंगे RLVP। अब मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ RLVP का एक्सप्रेशन बता सकते हो? हाँ, P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू XB। इसको थोड़ा सा खोलते हैं तो खोलने पे मिलेगा P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। और अपन जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किन सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई करते हैं अपन? डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड? तो अपन कह सकते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। मुझे एक बात बताओ, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट? सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तो अपन कह सकते हैं Na इज वेरी 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 ग्रेटर देन NB। तो यहां पर दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में Na भी है और NB है। NB को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं Na के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए इज नियरली इक्वल टू NB अपॉन Na। और याद करो केस 2 में ऐसा एक्सप्रेशन अपन ने देखा था डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए।
और मैंने आपको बताया था इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए अपन ने एक एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया था, है ना। पर आपके एनसीईआरटी में जब भी मोलर मास निकाला जाता है सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, या मास प्रेडिक्ट करना होता है, तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं, पर एग्जैक्ट आंसर नहीं आएंगे क्योंकि यहां पर मैंने क्या लगा रखा है, नियरली इक्वल टू। ठीक है, अब अगर यहां पर अपन बात करें तो मुझे एक बात बताओ, इसी एक्सप्रेशन में मुझे एक चीज नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है? सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स मतलब एनबी अपॉन एन है। याद करो लास्ट क्लास में एक एग्जांपल करा था, 5 मोल 100 मोल, 6 मोल 200 मोल। वहां पर अपन ने कैसे प्रिडिक्ट करा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा मिलेगी? एनबी अपॉन एनए से। ये क्या बताती है? रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के बारे में बताती है। तो सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे उसे बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इस टर्म को अपन क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। देयरफॉर मैं कह सकता हूं इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पूरी टर्म तो हो गई रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा? पी नॉट ए माइनस पी एस। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करना अपन डेल्टा पी से। ठीक है, ये चेंज इन वेपर प्रेशर नहीं है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज नियरली इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं, एन बी अपॉन एन ए। तो आप मुझे बताओ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मुझे एक चीज समझ में आती है, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ दो ही बातों पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर और टेम्परेचर। अब प्योर लिक्विड जो है वो तो फिक्स्ड ही है, वो तो क्या है, फिक्स्ड है। ये और किस बात पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनबी अपॉन एनए बोल सकता हूं, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो डेल्टा पी मतलब लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोल सकता हूं, एनबी अपॉन एनए। और एनबी अपॉन एनए क्या होता है? रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो एक बहुत जबरदस्त कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, lowering in vapor pressure is directly proportional to relative number of solute particles। और इसकी मदद से अपन आगे की दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिराइव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अपन कह सकते हैं एक्सप्रेशन क्या आ गया, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कॉपी करो फटाफट इसको। लिख लिया?
नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे, लिख लिया क्या? टेस्ट के सिलेबस में क्या पोस्टपोन हो गया ना? देखते हैं, अगर पोस्टपोन हो गया तो पूरा सोल्यूशन दूंगा। बिल्कुल मारूंगा, चौका क्या छक्के भी मारूंगा मैं तो। अगर इलेक्ट्रो आधा हो गया ना तो इलेक्ट्रो भी दे दूंगा। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो, नाम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपन डिड्यूस कर सकते हैं। नाम से क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं? नाम से समझ में आ रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? एलिवेट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका इंक्रीज हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसके बारे में अपन को यहां पर स्टडी करनी है। मतलब अल्टीमेटली अपन को यहां पर स्टडी किसकी करनी है? बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी करनी है। अब पुराने जमाने में जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से अपन बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते थे उसे बोलते थे इबुलियोस्कोप। क्या बोलते थे? इबुलियोस्कोप। और बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी कहलाती थी इबुलियोस्कोपी। क्या कहलाती थी? इबुलियोस्कोपी। तो यहां पर अल्टीमेटली अपन को स्टडी किसकी करनी है? बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी करनी है, और बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी कहलाती है इबुलियोस्कोपी। ठीक है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इससे तो समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट का जो होगा उसका क्या हुआ है? बॉइलिंग पॉइंट का क्या हुआ है? एलिवेशन हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। अब किसका हुआ है इसको अपन यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। इसकी स्टडी करने से पहले सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। याद करो, मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया था, एक न्यूमेरिकल अपन कर रहे थे, वहां पर इसकी जरूरत पड़ी थी, तो मैंने समझाया भी था। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होगा जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is equal to the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to external pressure ब्रैकेट में लिखना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ब्रैकेट में लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर is known as boiling point of liquid, is known as boiling point of liquid। ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है डेल्टा टीबी, ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है डेल्टा टीबी is known as boiling point of liquid। अब ये डेफिनेशन अपन को समझनी है, ठीक है। डेफिनेशन वैसे तो समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, पर इसको अपन ग्राफिकली भी समझेंगे, इसको अपन ग्राफिकली भी समझने की कोशिश करेंगे। यहां मैंने ग्राफ प्लॉट करा है किसके बीच में? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में मैंने यहां पर
ग्राफ प्लॉट करा है। अब मुझे एक चीज समझ में आती है, कोई भी लिक्विड बॉयल कब होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा क्या? नहीं, लिक्विड बॉयल तब होगा जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर। और एक्सटर्नल प्रेशर इन जनरल अपन लेकर चलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 atm। ठीक है, तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को समझने के लिए एक प्योर लिक्विड ले लेते हैं, वाटर, है ना। वाटर से जल्दी से डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। फिर अपन क्या करेंगे, वाटर को रिप्लेस कर लेंगे किससे? एक सॉल्वेंट से रिप्लेस कर लेंगे, है ना। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। अब मुझे एक चीज समझ में आती है, वाटर जो है वो वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल? वॉलेटाइल। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? वॉलेटाइल होगा। अब अगर वॉलेटाइल होगा तो क्या उसका इवेपोरेशन होगा? क्या वेपर बनेंगे? अगर वेपर बनेगा तो प्रेशर भी लगेगा, तो वेपर प्रेशर भी आएगा। तो मान लेते हैं वाटर रूम टेम्परेचर पे मौजूद है, वाटर रूम टेम्परेचर पे मौजूद है 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान लिया। अब वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे मौजूद है, मतलब इसके कारण कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो लग रहा होगा। और कितना लग रहा है? इतना लग रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर कहता हूं वाटर का जो पॉइंट है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे कहां पर है? यहां पर है। इस कर्व में वाटर का पॉइंट कहां पर है? यहां पर है। अब अगर कोई मेरे को कह दे कि वाटर को क्या कराना है? बॉईल कराना है। वाटर को क्या कराना है? बॉईल कराना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओ, ये तो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पर एक्चुअल में पता है क्या होता है? अगर वाटर को बॉईल कराना है तो इसका ये जो वेपर प्रेशर है ना, ये कहां तक ले जाना पड़ेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाना पड़ेगा। इस पॉइंट को मुझे यहां से लेकर यहां तक लेकर आना पड़ेगा। जिस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे ये पॉइंट यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा, उस टेम्परेचर को मैं बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, मुझे क्या करना है? वेपर प्रेशर को इंक्रीज करना है। वेपर प्रेशर कहां पर है? वाई एक्सिस पर, इसको इंक्रीज करना है। अब किसी भी प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? एक तो नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा टेम्परेचर। अब लिक्विड तो सेम ही है, लिक्विड तो फिक्स है वाटर, तो इसका अगर मुझे वेपर प्रेशर चेंज करना है तो एक ही फैक्टर नजर आ रहा है, टेम्परेचर। ये बात समझ में आ रही है? और याद करो जब अपन ने वेपर प्रेशर पढ़ा था तो मैंने आपसे पूछा था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और याद करो आपने बताया था कि सर टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे तो ज्यादा बनेगा वेपर या कम बनेगा वेपर? अगर ज्यादा बनेगा वेपर तो ज्यादा लगेगा प्रेशर, तो ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर तो बढ़ाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? बढ़ाओ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर और बढ़ाया, वेपर प्रेशर और बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है, टप से यहां पर आया, वेपर प्रेशर यहां पर पहुंच गया। टेम्परेचर बड़ा बढ़ाकर वेपर प्रेशर जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ, ये वाटर बॉईल मार जाएगा और बुड़बुड़ 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 करने लगेगा। और जिस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और वो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, अपन अभी तक क्या सोचते थे? 100 तक ले जाओ बॉइल मार जाएगा, नहीं, इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर दो तब बॉइल मारेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब ये तो बात हुई प्योर वाटर की, है ना। क्या जरूरी है हर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्योर वाटर ही हो? नहीं, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। और क्या ऐसा भी जरूरी है कि हर सॉल्यूशन में जो भी सॉल्वेंट हो वो 100 पे ही बॉल मारे? ये भी जरूरी नहीं है। तो अगर यहां पर मैंने वाटर लिया है, इस वाटर को अब मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं? प्योर सॉल्वेंट से रिप्लेस कर रहा हूं। किससे रिप्लेस कर रहा हूं? प्योर सॉल्वेंट से रिप्लेस कर रहा हूं। ये सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी वाटर ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है ये। अब सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का फेस क्या है? लिक्विड। तो याद करो मैंने बताया था अगर लिक्विड होगा तो वॉलेटाइल तो डेफिनेटली होगा,
ठीक है, मतलब कह सकता हूं 25 डिग्री सेल्सियस पर ये जो प्योर सॉल्वेंट है इसके कारण कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो आ रहा होगा। तो वेपर प्रेशर मान लिया मैंने इतना आ रहा है। ठीक है, अब इस सॉल्वेंट को मुझे बॉईल कराना है। इस सॉल्वेंट को मुझे क्या कराना है? बॉईल कराना है। बॉईल कराने के लिए मुझे एक चीज समझ में आती है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर कर दो? 1 atm के बराबर। और 1 atm के बराबर करने के लिए एक फैक्टर नजर आ रहा है जिसके कारण ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का किसके बराबर हो जाएगा? 1 atm के बराबर हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 1 atm के बराबर हो गया, उस टेम्परेचर को बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये बात समझ में आ रही है? क्या ये 100 होगा? ये कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, याद करो जब टेम्परेचर का इफेक्ट अपन ने पढ़ा था वेपर प्रेशर में, तो मैंने वहां पर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी मतलब समझाया था। टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो मैंने आपसे खुद पूछा था कि क्या मैं बोल सकता हूं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर? तो आपने बोला था हाँ। फिर मैंने आपको करेक्ट करा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है टेम्परेचर को करोगे डबल तो वेपर प्रेशर भी होगा डबल। पर लीनियर रिलेशन नहीं होल्ड करता है। और क्लॉसियस क्लेपेरॉन ने बताया था कि इनके बीच में लॉगरिथमिक रिलेशन होता है। ये बात समझ में आ रही है? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में लॉगरिथमिक रिलेशन होता है। और आप खुद देखो लीनियरली कर्व नहीं बढ़ रहा है, लॉगरिथमिक बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? ये तो बात हुई प्योर सॉल्वेंट की। अपन पढ़ क्या रहे हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहां पर अप्लाई करते हैं? प्योर सॉल्वेंट में अप्लाई करते हैं? नहीं, सोल्यूशन में अप्लाई करते हैं। और सोल्यूशन भी कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन भी कैसा होना चाहिए? जिसमें सॉल्यूट क्या हो? सॉलिड नॉन वॉलेटाइल। सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड वॉलेटाइल। ये तो सॉल्वेंट है। क्या बनाना पड़ेगा? सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। सोल्यूशन बनाने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूं? सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले रहा हूं। सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मैंने लिया और यहां पर इसमें डाल दिया। सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मैंने किसमें डाल दिया? लिक्विड सॉल्वेंट में डाल दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ दोनों को मिलाकर क्या बनूंगा? सोल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है? चैप्टर का नाम क्या है? सोल्यूशन। दोनों को मिलकर भी क्या बनेगा? सोल्यूशन। मतलब मैं कह सकता हूं जो कॉम्पोजिशन होगा थ्रू आउट द मिक्सचर वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूनिफॉर्म रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं कह रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस पर मैंने प्योर सॉल्वेंट में सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो आप मुझे बताओ ये जो सॉल्यूशन होगा इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? ये बात समझ में आती है? केस 2 में समझाया था मैंने आपको। पूरे सरफेस पर अभी सॉल्वेंट है, इवेपोरेशन पूरे सरफेस से हो रहा होगा। वेपर ज्यादा बनेंगे या कम? ज्यादा बनेगा। वेपर ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर कितना है? इतना। पर जैसे ही सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाऊंगा सोल्यूशन बनेगा। लिक्विड सरफेस पर सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। सॉल्यूट के कारण कोई वेपर नहीं बनेगा क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है। पर अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट का जो सरफेस एरिया है वो पहले के रिस्पेक्ट में कम हो गया। अब आप मुझे बताओ कम सरफेस एरिया से इवेपोरेशन ज्यादा है कम? अब कम इवेपोरेशन होगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे या कम? कम बनेगा वेपर तो कम लगेगा, प्रेशर तो कम होगा। तो ये टप से यहां पर टपक गया। जैसे ही प्योर सॉल्वेंट में सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, सेम टेम्परेचर पर जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो टपक गया। ये बात समझ में आ रही है? अब ये क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया। अब मुझे क्या करना है? सोल्यूशन को बॉईल कराना है। क्या करूं? सोल्यूशन को बॉईल कराना है। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट को मुझे कहां पर लाना पड़ेगा? यहां पर लाना पड़ेगा। और इसको यहां से लेकर यहां पर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा और बढ़ाया, बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़ाओ। अरे यार, बढ़ाओ आप। तब से यहां पर आया। मुझे एक बात बताओ, इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट बॉईल मार रहा था,
क्या सॉल्यूशन बॉइल मारेगा? क्यों? 1 एटीएम के बराबर नहीं हुआ है ना, ये 1 एटीएम के बराबर नहीं हुआ। हाँ हाँ, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, टप से यहां पर आ गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, उस सॉल्यूशन पर या सॉरी उस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बॉईल मार जाएगा, और ये कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब एक बात मुझे बताओ, जैसे ही सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मैंने प्योर सॉल्वेंट में मिलाया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब आप खुद देखो, सॉल्यूशन के अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है। कितने से बढ़ा? इतने से बढ़ा। और यही क्या कहलाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? डेल्टा टीबी से। अब कोई मुझे डेल्टा टीबी की वैल्यू बता सकता है? डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी। ये बात समझ में आती है? क्लियर है सभी को? तो मुझे एक बात बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है? इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किसका हुआ? सॉल्यूशन का। ये कब हुआ? जब मैंने प्योर सॉल्वेंट में सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। ये बात समझ में आ रही है? दिमाग लग रहा है कि इंक्रीज क्यों हुआ? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मान लो ये है सॉल्यूशन 1, ठीक है, इसको बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था, मैं एक और बार बनाऊंगा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट में मैंने जरा सा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया था या भर भर के मिलाया था? जरा सा मिलाया था। अब मैं क्या करूंगा? भर भर के मिलाऊंगा, भर भर के मिलाऊंगा। जैसे ही मैं भर भर के सॉल्यूट मिला रहा हूं तो मैं कह सकता हूं यहां पर भर भर के लोवरिंग होगी, ये पॉइंट टप से यहां पर टपक जाएगा। अगर ज्यादा सॉल्यूट मिलाऊंगा तो लोवरिंग भी क्या होगी? ज्यादा होगी। याद करो, समझाया था मैंने आपको। और ऐसे भी सोच सकते हो, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाओगे तो लोवरिंग भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मैंने इसमें क्या करा? सॉल्यूट जो डाला, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो डाला, वो भर भर के डाला, तो लोवरिंग भी क्या हुई है? भर भर के हुई है। अब एक चीज समझ में आती है मुझे, ये पॉइंट जितना नीचे जाएगा उतना ज्यादा मुझे दर्द होगा इसको बॉईल कराने में। ये चीज समझ में आ रही है? मतलब इतना ज्यादा मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने में। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर मुझे इसको बॉईल कराना है, क्या बन चुका है? सोल्यूशन बन चुका है। इसको अगर मुझे बॉईल कराना है, मतलब इस पॉइंट को कहां ले जाना पड़ेगा? 1 एटीएम के बराबर ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाऊंगा? टेम्परेचर बढ़ा के। बढ़ाओ, टप से यहां पर आया। मुझे एक बात बताओ, सुनना, ये सोल्यूशन 2 है, क्या इस टेम्परेचर पे बॉईल मारेगा? क्या इस टेम्परेचर पे बॉईल मारेगा? तो क्या करूं? और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटीएम से कम है। बढ़ाने के लिए मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाओ टेम्परेचर, टप से यहां पर पहुंचा। जिस टेम्परेचर पर सोल्यूशन 2, जिस टेम्परेचर पर सोल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ है, उस टेम्परेचर को मैं बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 2। ये बात समझ में आ रही है? ये मैंने फालतू कर्व नहीं बनाया था, एक पॉइंट कंक्लूड करना था। सुनना ध्यान से, प्योर सॉल्वेंट में मैंने क्या करा था? जरा सा सॉल्यूट मिलाया था।
अगर जरा सा सॉल्यूट मिलाऊंगा तो लोवरिंग भी जरा सी, एलिवेशन भी जरा सा, भर भर के मिलाऊंगा तो लोवरिंग भी भर भर के होगी और एलिवेशन भी देखो भर भर के हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? तो जरा सा मिलाया तो जरा सी लोवरिंग, जरा सा एलिवेशन, भर भर के मिलाऊंगा तो भर भर के लोवरिंग, भर भर के एलिवेशन। क्या मैं बोल सकता हूं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर is directly proportional to elevation in boiling point? जरा सी लोवरिंग, जरा सा एलिवेशन, ज्यादा लोवरिंग, ज्यादा एलिवेशन। ये बात समझ में आ रही है? मैं यहां पर लिख सकता हूं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर is directly proportional to elevation in boiling point। अब इसको देख लो, ये पूरा डेरिवेशन खत्म हो चुका है इस लाइन को लिखते ही, है ना? बस कैलकुलेशन रह गई अब। ठीक है, ये कर्व समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब यहां पर देखना, अभी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने एक पॉइंट कंक्लूड कराया था, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो मैं कह सकता हूं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। बोल सकता हूं ऐसे? अब इसको समझ लो कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, ध्यान से समझना, है ना? एक पॉइंट यहां पर आएगा जहां पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है ना? इसको समझना। मुझे एक बात बताओ, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को मैंने रिप्रेजेंट करता था डेल्टा पी से, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से, और ये किसके प्रोपोर्शनल है? रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब एनबी अपॉन एनए। इन दोनों को अगर मैं क्लब करूं तो मैं कह सकता हूं डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनबी अपॉन एनए। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे उसे बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नहीं है, वो क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ये बात समझ में आ रही है? देयरफॉर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा अब इधर देखते जाओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनबी अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को लिख सकता हूं मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, लिख सकता हूं ऐसे। और मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये चीज समझ में आती है? अगर सॉल्यूशन बन चुका है तो सॉल्यूशन बनने के बाद आप कुछ भी चेंज करो, क्या मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का चेंज होगा? नहीं होगा, वो तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब ध्यान से सुनना, ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करता हूं तो एक और कांस्टेंट आएगा, दो कांस्टेंट, है ना? दोनों को मैं क्या कर रहा हूं? क्लब कर रहा हूं। क्लब करने पे मैं कह सकता हूं ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के इंटू एनबी अपॉन डब्ल्यू ए। बोल सकता हूं ऐसे? ये बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो याद करो मैंने आपको बताया था जब भी अपन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? उसके साथ वाली जितनी भी टर्म्स होती है उसको 1 के बराबर पुट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफाइन कर रहा हूं तो क्या करूंगा? इफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 मोल, डब्ल्यू ए क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या पुट करूं? 1 ग्राम। देन डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा, और ये के और कुछ नहीं एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिवेशन कांस्टेंट। ये कहलाता है एलिवेशन कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ये पॉइंट गलत हो गया, ये जो पॉइंट है ना ये गलत हो गया। समझना कैसे? सॉल्यूट लिया है 1 मोल और सॉल्वेंट लिया है 1 ग्राम। मान लो सॉल्यूट है ग्लूकोज, ग्लूकोज के 1 मोल का मास कितना होता है? 180 ग्राम। अब आपको सोल्यूशन बनाना है ग्लूकोज का, आपने 180 ग्राम ग्लूकोज ले लिया और 1 ग्राम पानी डाल रहे हो आप।
1 ग्राम कह दें या 1 ml कह दें, एक ही बात है। मतलब 180 ग्राम ग्लूकोज में आपने 1 बूंद पानी डाल दिया, क्या सोल्यूशन बनेगा? हिला के देख लो तब भी नहीं बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये गलत हुआ नहीं हुआ? पर एक चीज और समझ में आती है कि इसको मैं 100 भी नहीं ले सकता, 200 भी नहीं ले सकता, 300 भी नहीं ले सकता, क्योंकि जब भी अपन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो ये वैल्यू तो वही रहनी चाहिए। अब एक चीज समझ में आ रही है, ग्राम की जगह केजी कर दूं, पर वैल्यू अभी भी बनी रखूंगा। अब आप खुद लॉजिकली सोचो, अगर 1000 ग्राम पानी लेता हूं या मैं कह दूं 1000 ml पानी लेता हूं, क्या सोल्यूशन बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब ये बात समझ में आ रही है? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को ठीक कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे तो ये सही नहीं होगा, ये जो कांस्टेंट है ये गड़बड़ है, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसको मॉडिफाई करने के लिए इस एक्सप्रेशन को ठीक करना पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन को ठीक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पे क्या नजर आएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के इंटू एनबी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000। अब एक बात मुझे बताओ आप, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में था, 1000 से डिवाइड करूंगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, केजी में कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा ये के क्या है, ये 1000 क्या है, मतलब इन दोनों को मैं क्लब कर सकता हूं, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन में दो दो कांस्टेंट। तो मैं बोल रहा हूं इसको डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एनबी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000, बोल सकता हूं ऐसे। और मुझे एक चीज समझ में आती है, यहां पर ये जो केबी है ये किसके बराबर हो जाएगा, के बाय 1000 के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं ठीक है, अभी बाद में लिख दूंगा केबी किसके बराबर हो जाएगा, के बाय 1000 के बराबर हो जाएगा, है ना। अब अगर मुझे यहां पर ये केबी डिफाइन करना है, अगर मुझे यहां पर ये केबी डिफाइन करना है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी डिफाइन करना है तो मैं मान लेता हूं इफ एनबी किसके बराबर कर दूं, 1 मोल के बराबर कर दूं, और डब्ल्यू किसके बराबर कर दूं, 1 केजी के बराबर कर दूं, 1 केजी और 1000 ग्राम के बराबर कर दूं। ये बात समझ में आती है? लिखा मैंने 1 केजी ही है, वैल्यू अभी भी क्या है, 1 ही है। अब आप मुझे बताओ, अगर 1000 ग्राम यहां पुट करोगे तो 1000 से 1000 कैंसिल, ठीक है। यहां पर एनबी क्या है, 1, मतलब इसको डिफाइन करने के लिए अपन ने सभी वैल्यूज किसके बराबर ले ली, 1 के बराबर ले ली, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, केबी के बराबर हो जाएगा। मैं यहां पर सोच रहा था किसी और तरीके से कराऊं। आप देखो ये और कुछ नहीं, मोलैलिटी है, मोलैलिटी 1 पुट कर दो तब भी आप डिफाइन कर सकते हो इसको। मोलैलिटी 1 पुट कर दो, देखो ये मोलैलिटी है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये m आ जाता, m को 1 पुट कर देते, m को 1 पुट करते मतलब क्या होता, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। वैसे भी कर सकते थे, ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया डेल्टा टीबी किसके बराबर है, केबी के बराबर है, और केबी कहलाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसका एक और नाम है जो आपने सुन रखा है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अभी मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी क्या कहलाती है, इबुलियोस्कोपी, और वहां से नाम आया है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर मेरे से कोई कह दे केबी को डिफाइन करो, केबी को मैं क्या बोलूंगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन इज नोन एज मोलल elevation constant, elevation in boiling point of 1 molar solution is known as molar elevation constant, elevation in boiling point of 1 molar solution, 1 mole in 1 kg of solvent is known as 1 molar, elevation in boiling point of 1 molar solution is known as molar elevation constant, ठीक है। अच्छा इसके बारे में और बात करेंगे। यहां पर एक चीज समझ में आती है कि ये जो केबी है ये किसके बराबर हो जाएगा, के बाय 1000 के बराबर हो जाएगा।
और के क्या कहलाता है? एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। के बी क्या कहलाता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो केबी है, केबी की अगर मैं बात करूं, केबी है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक केबी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो केबी है ना, ये किस बात पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। किस बात पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। इसको पहले कॉपी करो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको मैं मॉडिफाई करके लिख सकता हूं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एम इंटू केबी। लिख सकता हूं ऐसे? एम क्या है? मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और केबी किस बात पे डिपेंड करता है? कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। फटाफट कॉपी करो क्योंकि मुझे वो मिटाना पड़ेगा, इसके आगे भी और पॉइंट है। क्या ऑनलाइन में दिखेगा नहीं, इधर लिखूंगा तो। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा आप कौन सा डेल्टा पी की बात कर रहे हो। हम्म, रुको एक मिनट, इसके बारे में बताता हूँ मैं भी आपको, पहले इसको कॉपी करो। अब यही पॉइंट पूछना ना, डेल्टा पी को इसके बराबर कैसे कर दिया आपने यहां पर? ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इसको कंप्लीट करने देना मेरे को।
लिख लिया? ये मैं डाल दूं? ग्राफ मैं डाल दूं? एक मिनट इधर देखना, बाद में लिखना। हाँ अभी एक मिनट देखो, ग्राफ मिटा रहा हूं, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। देखो अल्टीमेटली यहां पर अपन को 3 फॉर्मूले याद करने हैं, एक है ना, 2, एक और लिखवाऊंगा भी, है ना, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक और थोड़ा सा बचा भी इसमें। 3 फॉर्मूले अपन को याद रखना है ना। इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, इस फॉर्मूले की, तो मुझे एक बात बताओ, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपन ने समझ लिया है ना, बेसिक थ्योरी तो समझ ली अपन ने, है ना, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट रह गया। मुझे एक बात बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब इसका मतलब समझ सकते हो? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अपन ने मतलब क्या समझा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एलिवेट होगा। अब अपन को ये पता करना था कि किसका बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा। मुझे एक बात बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ किसका, सोल्यूशन का। कैसे हुआ, जब मैंने प्योर सॉल्वेंट में सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया और सोल्यूशन बनाया, तब जाके सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेट हो गया। अब ये ऐसा हुआ क्यों, वो अपन ने पढ़ा था केस 2 में, कि जो लिक्विड सरफेस है उस पर थोड़ा सा सरफेस एरिया सॉल्यूट ने भी ऑक्यूपाई कर लिया, सॉल्वेंट का सरफेस एरिया कम हो गया तो कम बनेगा वेपर, तो कम लगेगा प्रेशर, तो कम होगा वेपर प्रेशर। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब कोई आपको बोल दे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्वेंट का, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो चुका है सोल्यूशन का, तभी तो बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अब आप मुझे बताओ, एलिवेशन के बारे में पता करना है तो सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करूंगे या सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन, सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। तो अगर मैं यहां पर बात करूं डेल्टा टीबी की, डेल्टा टीबी की, तो अल्टीमेटली अपन को याद कैसे रखना है इसको, सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट या सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन, सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, और ये डेल्टा टीबी कहां रखोगे, यहां पर रखोगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अल्टीमेटली बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो ज्यादा माइनस कम करना पड़ेगा, तो ज्यादा माइनस कम कैसे होगा, सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। ये बात समझ में आ रही है? इसको मिटा रहा हूं मैं। लिख लिया? अब समझ समझ के लिखना, मेरे को एक बार कंप्लीट करने दो, है ना, जो भी एक दो डाउट रह जाएंगे ना वो सारे खत्म हो जाएंगे अब, है ना। डेल्टा टीबी क्या आ गया, एम इज इक्वल टू, डेल्टा टीबी क्या आ गया, एम इंटू के बी, है ना। अब ये जो केबी होता है, मैंने अभी आपको बताया था केबी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है सॉल्वेंट का। तो मैं कह सकता हूं केबी इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट।
केवी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो केवी जो है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये केवी आता कहां से है? मैं कह सकता हूं फॉर अ सॉल्वेंट, फॉर अ सॉल्वेंट केवी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। केवी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वैप। डेल्टा एच वैप क्या हो जाएगा? हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, गैस कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर सपोज करो किसी भी सॉल्वेंट का लिए आपको केबी की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी भी सॉल्वेंट के लिए अगर आपको केबी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं कह सकता हूं केबी का फॉर्मूला ये यूज करूंगा। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस फॉर्मूले पे, पर फॉर्मूला आपके सिलेबस में दे रखा है, डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, तो जनरली ये पूछता नहीं है, पर फिर भी सिलेबस में दे रखा है तो याद करेंगे। अब एक डाउट यहां पर ये आएगा, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना, अगर मुझे केबी की यूनिट फाइंड करनी है, केबी की यूनिट क्या होगी? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू एम इंटू केबी, तो केबी की यूनिट क्या हो जाएगी? हाँ, क्या कह रहे हो? केबी को मैं बोल सकता हूं डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी। तो केबी की यूनिट क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? केल्विन मोलल इनवर्स, केल्विन मोलल इनवर्स। और मोलल की यूनिट क्या होगी? मोल केजी इनवर्स। अब मोलल इनवर्स है तो केजी मोल इनवर्स बोल सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं यूनिट ऑफ केबी क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ केबी क्या हो जाएगा? हाँ 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 हाँ, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब वाटर के लिए आपको केबी की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि वाटर कॉमनली यूज सॉल्वेंट होता है। तो मैं कह सकता हूं फॉर वाटर, फॉर वाटर केबी किसके बराबर होता है? 0.515 केल्विन केजी मोल इनवर्स। और कैलकुलेशन जब भी अपन करेंगे तो कैलकुलेशन 0.515 के साथ नहीं करेंगे, अपन करेंगे 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको। फटाफट लिखो। आप लोगों की घर पे बात होती है मम्मी पापा से? होती है ना, रोजाना करते हो ना, डेली? बहुत बढ़िया। क्या नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, यही करा करो। क्या कहती है मम्मी? बेटा खाना खाया नहीं खाया? क्या खाया? है ना? पढ़ाई कैसी चल रही है? परेशान तो नहीं होना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कभी कभार लो साउंड करते हो तो मम्मी बोलती है तुझे मेरी कसम है बेटा, कोई दिक्कत है क्या, बता। तुझे मेरी कसम है बेटा, खाना खाया नहीं खाया? है ना, ऐसा बोलती हैं। थोड़ा सा कंसर्न रहती है मम्मी, है ना? पापा भी कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत जल्दी याद होगा ये फॉर्मूला आपको। तुझे मेरी, याद हो जाएगा क्या? कभी भूलोगे क्या ये? बोलो ना, कभी नहीं भूलोगे ना ये? बस ये ध्यान रखना, तुझे में टी क्या है, मेरी में एम क्या है, और कसम में के क्या है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? मैंने बताया था मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई बात नहीं करता हूं।
हाँ? एक मोलर सॉल्यूशन के द्वारा जो एलिवेशन हुआ उसे बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एक मोलर सॉल्यूशन के द्वारा जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन अपन को नजर आ रहा है, जितना भी एलिवेशन नजर आ रहा है उसे बोलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। हाँ, जब डिराइव कर रहे थे तो के बराबर आया, फिर इसको करेक्ट करना पड़ा। याद नहीं करना है, सिर्फ डब्बे में डाला है। याद सिर्फ तीन ही फॉर्मूले करने हैं। एक मैंने करा दिया, दूसरा मैंने करा दिया, तीसरा भी बचा है, ये कर लेना अपने आप। क्या कह रहे हो? क्या मैं हूं तो क्या मुमकिन है? बिल्कुल, कभी कर लेंगे। 10 बार बोलेंगे अपने आप याद हो जाएगा। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? लिख लिया? आर इज गैस कांस्टेंट। लिख लिया? मटर। सुनो ना, ये मटर जैसा लग रहा है मेरे को। सुनो इधर, क्या डाउट था आपका? कैसे करा? ये थोड़ा ना डाउट था आपका, वो कैसे करा? लोवरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन, है ना? और प्रॉपर्टी वन में मैंने क्या लिखवाया था? लोवरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर था, बिल्कुल सही बात है। लोवरिंग मैं कब देख रहा हूँ जरा ये भी बता दो मेरे को। लोवरिंग की बात मैंने कब करी? सॉल्वेंट था, जरा सा सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, लोवरिंग हो गई, कांस्टेंट टेम्परेचर था। कहां दिक्कत आ रही है बताओ? लोवरिंग कब देख रहा हूं मैं? लोवरिंग कब देखी मैंने? कब लोवरिंग देखी? जरा सा सॉल्यूट डाला, जरा सी लोवरिंग हुई थी, उसी टेम्परेचर पर हुई थी। बोलो ना। डेल्टा टीवी। लोवरिंग किसके प्रोपोर्शनल बोली है मैंने? लोवरिंग ने बोली है एलिवेशन के प्रोपोर्शनल। लोवरिंग जितनी होगी ये किसके प्रोपोर्शनल है? एलिवेशन के प्रोपोर्शनल है। लोवरिंग तो अभी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हो रही है। लोवरिंग मैं कब करा रहा हूं? मेरे सामने तो सोल्यूशन मौजूद है, 25 डिग्री सेल्सियस पे ही बात कर रहे हैं, मैंने सॉल्यूट डाला बिना टेम्परेचर चेंज करे।
टप आ गया था यहीं पे। जो लोवरिंग हो रही है वो तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हो रही है। ये बात समझ में आ रही है? अब एक और चीज सुनो, एक डाउट और आएगा, सर एक बात बताओ, ये आपने मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट कैसे मान लिया, इसको समझना। वैसे तो डाउट नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें सॉल्वेंट की, ये मैंने क्या मान लिया था, कांस्टेंट मान लिया था, और इस कांस्टेंट को मैंने किसके साथ क्लब कर दिया था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ क्लब कर दिया था, और ये देखो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के अंदर घुसा हुआ ही है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है बात? सही को क्या कह रहे हो? ये डाउट था, अब हो गया ना? ठीक, बहुत बढ़िया। सुनो ना, मटर खाते हो क्या आप? अभी खा रहे हो? हॉस्टल में नहीं मिलता मटर? कभी कभार? डेली मिलता है? किसको मिलता है डेली? डेली मटर मिलता है आपको? मटर समझते हो मटर क्या होता है? डेली मिलता है? डेली मिलता मटर? कल मिला था? आज मिला था? बड़ा अमीर हॉस्टल है यार आपका यार, 1000 रुपए किलो के भाव चल रहे हैं मटर के, और आप मटर खा रहे हो? ये क्या कर रही है, ऐसे बढ़ेगी नहीं। सुनो ना, मटर टमाटर नहीं है वो, टमाटर, इनको टमाटर भी दिख रहे हैं हम। ये मटर, जब भी अपन लिखते हैं वॉवल हटा देते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं तो वॉवल हटा देते हैं, MTTR। मटर 1000 के हैं। मटर, बात समझ में आ रही है ना क्या कह रहा हूं मैं? डेल्टा एच वैप, इसको क्या बोलेंगे? हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। TB क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। MWT ऑफ A क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। फटाफट कॉपी करो। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको कॉपी करो फटाफट। मैंने आपको आइडियल नॉन आइडियल का होमवर्क दे दिया था क्या? मैंने बोल दिया होगा, 4-5 क्वेश्चन ही है इसमें। एजियोट्रोपिक कभी नहीं पढ़ाया मैंने आपको, है ना? ये मिटा दूं पूरा? हेडिंग डालेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये पूरा मिटा दूं? यहां से लिखूंगा मैं तो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया था। अब उसी को ध्यान में रखते हुए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब अपन को बताना है बिना पूरा पढ़े, है ना? अभी अपन ने टॉपिक नहीं पढ़ना शुरू करा, पर फिर भी अपन मतलब निकाल सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, किसका? सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का?
सोल्यूशन का। मतलब सॉल्वेंट का कुछ फ्रीजिंग पॉइंट रहा होगा, है ना। सॉल्वेंट में मैंने प्योर सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, सॉल्वेंट में मैंने सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो क्या बना सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। अच्छा, ऑल द अभी तक अपन ने कुछ पढ़ा नहीं है इसके बारे में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला बता सकते हो, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट या सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन? सॉल्वेंट माइनस, ये बात समझ में आ रही है। अभी तक अपन ने पढ़ना भी शुरू नहीं करा है, आपने डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला बता दिया मुझे। डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, और डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। ये बात समझ में आ रही है। अब इसको पढ़ने के लिए अपन को फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, टेम्परेचर एट विच समथिंग स्टार्ट्स फ्रीजिंग। क्या, एक नहीं, ये पानी के बारे में बात कर रहे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करूं, इक्विलिब्रियम। हाँ, टेम्परेचर कहां, अच्छा, वेपर प्रेशर ही 0 कर दो आप। लिख लो, एक काम करो, मुझे बुला दोगे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग डालना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीएफ से। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन हो जाएगी, the temperature at which the temperature at which solid and liquid phase of a substance, the temperature at which solid and liquid phase of a substance, the temperature at which solid and liquid phase of a substance are in equilibrium, and both have solid and liquid phase of a substance are in equilibrium, and both have same vapor pressure, and both have same vapor pressure is known as freezing point of substance, is known as freezing point of substance. इस डेफिनेशन को पढ़ना जरा, सही लिखवाइए क्या, एक डाउट आएगा यहां पर। किसी सब्सटेंस के लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर तो समझ में आता है, पर सॉलिड का वेपर प्रेशर, क्या सॉलिड वेपर बनाते हैं क्या? वाटर की बात करें अपन, वाटर की, मुझे एक बात बताओ, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल, रूम टेम्परेचर पे वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल? तो फिर आप कैसे डाउट आ रहा है आपको कि सॉलिड वेपर नहीं बना सकते हैं? आपने ही बोला आइस जो है वॉलेटाइल, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है वॉलेटाइल, तो वेपर फेज बनाएगा। हाँ, क्या कह रहे हो, बोलो ना अच्छे से। अरे मैंने ये बोला था कि अगर सॉलिड दे दे और पूछ ले तो नॉन वॉलेटाइल मान के चलना है। ये थोड़ी ना बोला था कि अपन हर जगह बोल देंगे कि नॉन वॉलेटाइल होगा। इस चैप्टर में जहां भी क्वेश्चन में सॉलिड बोल दे या कोई सॉलिड सब्सटेंस के बारे में बात कर दे तो नॉन वॉलेटाइल ही लेकर चलना। अभी भी बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं। पर मुझे एक बात बताओ, इसका जो ये जो सब्सटेंस है आइस जो है, क्या लिक्विड में नहीं रहती है? रहती है, रहती नहीं रहती? ग्लूकोज का लिक्विड देखा है? सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, लिक्विड फेज की बात कर रहा हूं। सुनना भी ध्यान से, इस चीज को समझना। आइस भी वेपर बनाती है, आइस भी वेपर बनाती है। कैम्फर सॉलिड है, वॉलेटाइल है?
नेपथलीन बॉल सॉलिड है, वॉलेटाइल है। मैंने आपको क्या बोला था, क्वेश्चन में अगर सॉलिड वर्ड यूज कर ले या कोई भी सब्सटेंस बोल दे सॉलिड है, तो मान लेना नॉन वॉलेटाइल है और केस 2 का फॉर्मूला लगा लेना। ये बात समझ में आ रही है? ये बोला था मैंने, है ना। अब अगर मैं बात करूं आइस की, आइस भी सॉलिड है, पर मुझे एक बात बताओ, इसका लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता क्या? करता है ना। अच्छा, अब अपन को ये पता करना है कि क्या आइस वेपर बनाती है। अभी आपने तो बोल दिया हाँ बनाती है, पर अगर एक्चुअल एविडेंस की बात करें तो कैसे पता करेंगे? घर में फ्रिज होगा, फ्रिज में फ्रीजर भी होगा, है ना। फ्रीजर का ढक्कन खोलना, धुआं निकलेगा, ढक्कन लगाना, धुआं बंद हो जाएगा, फिर खोलना, फिर निकलेगा, फिर बंद कर देना, बंद हो जाएगा, ढक्कन वापस खोलना, धुआं निकलेगा, बंद कर देना, बंद हो जाएगा। मतलब एक चीज समझ में आ रही है, धुआं यहीं से निकल रहा है, खोल रहा हूं निकल रहा है, बंद कर रहा हूं बंद हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? चालाकी से खोलना, फिर निकलेगा, चालाकी से बंद भी कर देना, धुआं बंद हो जाएगा। मतलब धुआं आ कहां से रहा है? फ्रीजर में से आ रहा है। और फ्रीजर में से क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पर है आइस। ये बात समझ में आ रही है? एक और एविडेंस से अपन पता कर सकते हैं कि आइस जो है वो वॉलेटाइल है। भगोनी लो, भगोनी, भगोना, डोंगा, डोंगी, जो भी जिसमें चाय बनाते हैं ना यार, भगोना, भगोनी, जो भी, उसको पानी से भर दो और लेवल मार्क कर दो कहां तक पानी भरा है। अब इसको जमा दो, है ना। अब कहां पे जमाओगे? फ्रीजर में, है ना। कहां पे जमाएंगे? फ्रीजर में जमाएंगे। पर ध्यान रखना, फ्रीजर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। फ्रीजर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आप बोल दो आ जाओ यहाँ पर, फ्रीजर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, पुराने जमाने वाले फ्रीजर होते हैं ना, वो बिल्कुल बाबा टाइप के, उसमें क्या करोगे अगर इसको रख दोगे तो जितना पानी डाला था उससे डबल बर्फ बन के दिखाएगी वो। और अगर 5-6 दिन के लिए भूल गए तो डोंगा ही गायब हो जाएगा, पूरी बर्फ। फिर चिल्लाओगे भगोना कहां गया, भगोना कहां गया। अरे भगोना उसी के अंदर है गोचू, वो पूरा बर्फ से कवर हो गया। पुराने जमाने में फ्रिज में ऐसे ही होता था, पूरा बर्फ जम जाता था। अगर आपके घर में पुराने वो कैलविनेटर वाले फ्रिज होंगे, वो पूरा भर जाता था बर्फ से, है ना। पर आज की टेक्नोलॉजी अलग हो गई बिल्कुल, जितना पानी डालोगे ना उतना ही बर्फ जमनेगी, है ना। अब आपने बर्फ जमा दी, ठीक है। 5-6 दिन बाद, 5-6 दिन बाद भी नहीं, 10-12 दिन बाद देखना उस भगोने को, जितना पानी आपने डाला था ना उससे कम बर्फ जमेगी। हल्का सा, बहुत स्लाइट सा चेंज नजर आएगा, बहुत स्लाइट सा चेंज, पर बर्फ का जो लेवल है, आइस जो है वो कम जमेगी। बहुत बार अपन क्या करते हैं, गर्मी में बर्फ जमा के रख देते हैं, पर वो जो बर्फ होती है वो सर्दियों में हटाना ही भूल जाते हैं। अब देखना लेवल कम हो जाएगा, बर्फ जो होगी उतनी नहीं होगी जितना पानी डाला था, उससे कम हो जाएगी। मतलब जो आइस है वो भी वेपर बना रही है। ये बात समझ में आ रही है? तो आइस भी क्या बनाती है? वेपर बनाती है, ठीक है। अब अपन को ये चीज समझना है, ये डेफिनेशन का मतलब क्या है। डेफिनेशन आसानी से समझ में भी नहीं आती है। देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसलिए अपन को आसानी से समझ में आ गया था क्योंकि वहां पर अपन को बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ में आ गई थी, है ना। ग्राफिकली भी अपन ने अच्छे से समझ लिया था। पर जब तक फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी, ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन को समझने के लिए अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट को सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो फ्रीजिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस का सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों कहां पर हो? इक्विलिब्रियम पर हो, साथ ही साथ दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो? इक्वल हो। उस टेम्परेचर को मैं बोलूंगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलूंगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस बोलूंगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पर दो कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करनी है। दो कंडीशन कौन कौन सी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करनी है? किसी सब्सटेंस का सॉलिड फेज और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, साथ ही साथ दोनों का वेपर प्रेशर सेम होना चाहिए। उस टेम्परेचर को बोलूंगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहां पर अपन मान के चल रहे हैं वाटर, और ये है आइस। एक में आइस है, दूसरे में क्या है? वाटर है ना। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट समझ लेते हैं, क्योंकि एक बार वाटर का समझ में आ गया तो पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। और वाटर का आसानी से समझ में भी आ जाएगा क्योंकि अपन को उसका फ्रीजिंग पॉइंट पता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैंने क्या करा, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए मैंने क्या करा, वाटर का
दो फेज ले लिए, एक तो सॉलिड फेज और दूसरा लिक्विड फेज। मान लेते हैं यहां पर टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस और वाटर लिक्विड में टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे, अपन जानते हैं वाटर वॉलेटाइल है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बनाएगा, वेपर के कारण प्रेशर लगाएगा, प्रेशर के कारण वेपर प्रेशर आएगा, और वेपर प्रेशर वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पे मान लो आता है 0.0313 atm। ये बात समझ में आ रही है? इतना वेपर प्रेशर आ रहा है वाटर का, कब? 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब अपन को यह भी समझ में आ गया है दो एविडेंस से कि आइस भी क्या बनाते हैं? वेपर बनाते हैं। पर मुझे बताओ, आइस ज्यादा वेपर बनाएगा या कम? कम बनाएगा वेपर, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? कम, तो वेपर प्रेशर भी होगा कम। वेपर प्रेशर कम तो वेपर भी बनाएगा कम, क्योंकि कम वेपर ही क्या लगाएंगे? कम प्रेशर लगाएंगे, तो कम वेपर प्रेशर आएगा, और वेपर प्रेशर आता है 0.0025 atm। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे सब्सटेंस कौन सा है? वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है। डेफिनेशन क्या कहती है? वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो? बराबर, साथ ही साथ दोनों इक्विलिब्रियम पे भी हो। अब आप मुझे बताओ, इसका वेपर प्रेशर कम या ज्यादा, और उसका वेपर प्रेशर, अब इनको बराबर लाना है, तो इसको क्या करूं? बढ़ाऊं। उसको क्या करूं? अब इसका वेपर प्रेशर मुझे बढ़ाना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसका वेपर प्रेशर कम करना है तो इसके टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया 2 डिग्री सेल्सियस से, तो टेम्परेचर हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर, ये हो गया 0.0030 atm। टेम्परेचर यहां पर कम करना है तो मैंने 5 डिग्री से कम करा 20 डिग्री सेल्सियस, तो वेपर प्रेशर कम होगा, ये हो जाएगा 0.0212। अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं, ये सुबह सुबह 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू रटी है मैंने पानी पी पी के, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, मजाक नहीं कर रहा हूं। यहां पे क्या करना है? टेम्परेचर बढ़ाना है, बढ़ाया कितने से? 2 डिग्री सेल्सियस से -6 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ये हो जाएगा 0.0036 atm। और यहां पर क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर कम कर रहे हैं, 5 डिग्री से कम करा, ये हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। अब कोई पूछ ले, नहीं सर मैं तो 4 से करूंगा, उसकी वैल्यू मुझे रटी भी नहीं है, 5 के लिए ही रट के आया हूं, और यहां पर 2 के लिए ही रट के आया हूं। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी 0.0189। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, बढ़ाया -4 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 0.0042 atm। और यहां पर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कम कर रहे हैं ना, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, ये हो जाएगा 0.0121। ये बात समझ में आ रही है? यहां पर क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बढ़ाया -2 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 0.0050, और ये हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 0.0089। टेम्परेचर बढ़ाया 0 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 0.0060, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 0.0060 atm। मतलब आप भी रट कर आए हो, क्रॉस चेक कर रहे हो मतलब। शाबाश। जिस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस का सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर बराबर हो, साथ ही साथ दोनों इक्विलिब्रियम पर मौजूद हो। मुझे एक बात बताओ, ली थी मैंने यहां पर आइस पर 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहां पर अब वाटर भी मौजूद होगा। यहां पर मैंने लिया था वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस पे यहां पर आइस भी मौजूद होगी। 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा किसका? वाटर का। ये बात समझ में आ रही है? ये होती है डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट की। अब डेफिनेशन समझ में आ गई पूरी? क्लियर? क्लियर है बात सभी को, है ना? तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि एक छोटी सी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए। ये वैल्यूज में रट कर आया था। क्लियर है ना ये? अब अपन यहां पर क्या प्लॉट करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ कल प्लॉट करेंगे। मुझे बताओ, BB1 में किसी को डाउट है तो बोलो। डिस्कशन हो गया था क्या? BB1 में किसी को डाउट है तो बोलो। BB1 किसी को भी डाउट है तो बोलो। एक्सरसाइज नंबर 1 में किसी को डाउट? एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10।
एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट आ रहा है ऑनलाइन में किसी को? मोलैरिटी निकालनी है। अब मुझे बताओ मोलैरिटी क्या हो जाएगा? मोल्स, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। 1000 ग्राम दे रखा है। अब 1000 ग्राम सॉल्वेंट दे रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर मोलल भी दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन मोलल है। अब यहां पर देखो सॉल्वेंट दे रखा है, तो अपन आराम से यहाँ पे मोलैलिटी तो निकाल सकते हैं। पहले एक बार मोलैलिटी निकाल के देख लेते हैं, जो निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। तो 1000 ग्राम है तो इंटू क्या करूंगा? 1000 ग्राम में दे रखा है तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? ये हो जाएगा 0.1 मोलल। सही है। इन्होंने शायद मोलल नहीं देखा होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किसको डाउट? 11 to 20 किसको डाउट? 15 में 15 वाला क्वेश्चन यार क्लास में करा रखा है मैंने। क्वेश्चन देखो आप, यहां पर आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए जहां पर आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा हो और मोलैलिटी पूछी हो? हम्म, ऐसा क्वेश्चन कराया क्या? कॉपी में? कहा, क्लास में? तो फिर क्यों नहीं हुआ ये? क्या कैसे करा बताओ? क्या करूं इसका, बताओ जल्दी फटाफट बताओ। जल्दी बोलो जल्दी। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दे रखा है। सॉल्यूट का क्या हो जाएगा? मोल्स हो जाएंगे। हाँ फिर? यार कॉपी में करा रखा है क्वेश्चन मैंने, रिवाइज करो। जो मोल फ्रैक्शन है वही मोल्स के बराबर हो जाएगा। अच्छा मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितने हो जाएंगे? 0.8। तो Na की वैल्यू 0.8 आ गई, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मोलैलिटी की बात करें, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट के मोल दे रखे हैं, पर यहां पर सॉल्वेंट पता है बेंजीन है। आपने वाटर लिया था क्या सॉल्वेंट? वाटर लिया था, बेंजीन दे रखा है। C6H6 72 78। यहां गलती करी होगी आपने शायद, यहां 18 ले लिया होगा, मजे आ गए होंगे आपको फिर। क्वेश्चन नंबर 20 तक किसी को डाउट है तो बोल दो। 20 तक, बाकी के कल ही कराऊंगा। 20 तक किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं है?
थैंक यू।